नमस्कार। कैंडिड कन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है और प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। सर, पिछले 2 एपिसोड हमारे लास्ट ट्यूसडे को जो हमने कैंडिड कन्वर्सेशन किया, तब जंग शुरू नहीं हुई थी, ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं शुरू हुआ था। और जब हमने अभी सैटरडे को बात की, तब ऑपरेशन ऑनगोइंग था, एक जंग की स्थिति थी। तो हम लोगों ने कुछ उस समय खास चर्चा नहीं की इस जंग को लेकर के। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं तो वो जंग रुक चुकी है और बहुत सारी बातें नई नई सामने आई हैं। जब हम लोगों ने लास्ट ट्यूसडे को बात की थी तो हम लोग का ये मानना था कि युद्ध जो है वो वायबल ऑप्शन नहीं है, व्यवहारिक विकल्प है नहीं युद्ध, और ये सब लोग मानते हैं। हम लोगों का भी मानना था कि युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक युद्ध की स्थिति पैदा हुई और जो कि खत्म तो हुई, लेकिन सेनाओं ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल जो ठिकाने जिन्होंने चूज किए वो ठीक से मारे उन्होंने, और जो पाकिस्तान की सजा होनी चाहिए थी वो हुई। लेकिन सर, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद आज हमारे देश में अजीब सी एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और उसमें जो सबसे बड़ा एक रोल आया वो अमेरिका का आया। जब युद्ध बंद हुआ तो वो युद्ध बंद होने की घोषणा या तो हम करते या पाकिस्तान करता या दोनों लोग ज्वाइंटली करते। वो युद्ध बंद होने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके की, और उसके बाद यहाँ पे फिर शुरू हुआ कि बंद हो गया, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। ये सर, ये क्या स्थिति आई? क्योंकि शिमला समझौते में साफ था कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा पार्टी नहीं घुसेगा। अमेरिका फाइनली घुसा उसमें, और अब पूरी भाजपा लगी हुई है, सरकार लगी हुई है ये दिखाने में कि नहीं हमने तो आपस में बंद किया, डीजीएमओज ने बात करके बंद किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं मैंने बंद कराया, और धमकी दे बंद कराया कि अगर नहीं करोगे तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ये सर, क्या जो हमने बात की थी कि युद्ध करना गलती होगा, वो मोदी की वो आखिरी गलती है कि उन्होंने युद्ध की एक शुरुआत की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो समर्थक एंकर और एंकरनियां हैं उनके जरिए, समर्थक अखबारों के जरिए और तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रमों के जरिए ये दिखाना चाहती है कि ये अमेरिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। भारत ने चूंकि अपने सारे मकसद हासिल कर लिए थे, सारे लक्ष्य भेद लिए थे, इसलिए भारत संघर्ष विराम पर सहमत हो गया। भाजपा और मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है। ये तो नाक को सीधे पकड़ने की बजाय इस तरीके से पकड़ना हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को निकलकर आना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि इस संघर्ष विराम में डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, और न आगे कश्मीर के प्रश्न पर अमेरिका और ट्रंप की कोई भूमिका होगी। ये स्पष्ट रूप से कहना चाहिए उनको। और कल मोदी जी को अपने वक्तव्य में जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया, उसमें मोदी जी को ही कह देना चाहिए था। फिर इसी की पुष्टि में विदेश मंत्रालय को एक अधिकृत वक्तव्य देना चाहिए था, ये आधिकारिक वक्तव्य देना चाहिए था। न मोदी जी बोले, न ट्रंप, न विदेश मंत्रालय बोल रहा है, न रक्षा मंत्रालय बोल रहा है। ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, ये लोग मुंह पे पट्टी बांधे बैठे हुए हैं और तरह तरह की इशारेबाजी कर रहे हैं। काम इशारे थोड़ी ना होते हैं। आप ध्यान कीजिए, जब पिछली बार ट्रंप पिछले शासनकाल में जब ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं कश्मीर के ऊपर मध्यस्थता करूं, तो विदेश मंत्रालय ने उसका स्पष्ट रूप से खंडन किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। ट्रंप के इस कार्यकाल में ऐसी कौन सी खास बात है जिसमें ट्रंप की किसी भी बात का भारत कोई खंडन नहीं करता है, चुप रहता है और कोशिश करता है कि घुमा फिरा के किसी तरीके से ट्रंप के इर्द गिर्द एक डांस किया जाए, एक डिप्लोमेटिक डांस किया जाए और उससे काम चला लिया जाए। ये अब जब से देखिए टैरिफ वार हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ड्रोन और मिसाइल संघर्ष हुआ वो हो। दूसरी बात, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक जो हुआ वो युद्ध नहीं था। ना उसके लिए युद्ध शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना उसके लिए जंग शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही जानते थे कि ना वो युद्ध करने की स्थिति में है और ना वो युद्ध करने जा रहे हैं। भारत ने अपनी सेनाओं का मोबिलाइजेशन ही नहीं किया, ना पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं का मोबिलाइजेशन किया। दोनों ने युद्ध के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। वो जानते थे कि युद्ध नहीं करेंगे हम, और वो ये भी जानते थे, दोनों के बीच में ये एक अघोषित और अलिखित किस्म की सहमति थी कि ये कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद में ये किसी ना किसी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। मोदी के देश के नाम संबोधन से पहले ट्रंप ने जो वक्तव्य दिया वो 1.5 मिनट का वीडियो सारे
सब जगह वायरल हो रहा है, कोई भी उसे सुन सकता है। उसके अंदर एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनसे उन बातों को नजरअंदाज करते ही हम लोग गलत विश्लेषण करने लगेंगे। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने जो सहमति कराई है वो परमानेंट है, यानी वो स्थायी है, उस सहमति को कोई तोड़ नहीं सकता है। वो मैंने कराई है, ट्रंप कह रहे हैं वो मैंने कराई है सहमति, वो परमानेंट सहमति है, ना उसको भारत तोड़ सकता है ना पाकिस्तान तोड़ सकता है। ये कह के, और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ये दोनों लड़ेंगे तो हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और चूंकि इन्हें डर था कि हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने हमारी बात मान ली। अच्छा, ट्रंप ने जो बात कही है, आज भास्कर में पहले पन्ने के बिल्कुल नीचे जड़ में पहले पन्ने की एक खबर है। उस खबर में ये और किसी अखबार में ये नहीं है, उस खबर में ये है कि भारत ने ट्रंप की बात का खंडन कर दिया है, वो भी सूत्रों के हवाले से। इन उस खबर को पढ़ते ही लग जाता है कि ये हेडिंग कुछ और है, शीर्षक कुछ और है और खबर कुछ और है। ये केवल एक जो भाजपा का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए चलाई गई खबर है। न टीवी पे आ रहा है कि भारत में अधिकृत खंडन होना चाहिए ट्रंप की बात का। देखिए, अगर ये ट्रंप की ये बात मान ली गई तो इसका मतलब है कि ट्रंप की जो चौधराहट है, उस चौधराहट को हमने स्वीकार कर लिया है। और ये इसका मतलब यह है कि भारत की विदेश नीति देर सवेर बदलने वाली है। इस सवाल के ऊपर उसमें एक बड़ा संशोधन होने वाला है, क्योंकि ट्रंप की इस चौधराहट को आप हमेशा इस तरीके से तो नहीं मान सकते। आपको अंततः आपको उगलना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा। अभी तो हलक में अटका हुआ है ट्रंप आपके, ना तो आप उसका खंडन कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन किया नहीं आपने, ना उसका आप समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि आपका विदेश नीति की जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की जो डॉक्ट्रिन है वो आपको इजाजत नहीं देती कि आप शिमला समझौते से चली जा रही है, वो आपको इजाजत नहीं देती कि आप ट्रंप की बात का समर्थन कर लें। अभी तो देखिए कुछ दिनों बाद क्या होगा कि धीरे धीरे करके मीडिया में इस तरह की बातें की जाने लगेंगी कि क्यों ना अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली जाए। कुछ दिन तक ये सभी चलता रहेगा, सरकार की तरफ से कुछ हाँ हूं होती रहेगी, और उसके बाद एक दिन ये लोग अमेरिका की खुली मध्यस्थता स्वीकार कर लेंगे। सर, ट्रंप के दूसरे शासनकाल में भारत और मोदी की इमेज ट्रंप के पिछलग्गू की बनती जा रही है, और ये जो घटना हुई है इससे वो छवि और ज्यादा पुष्ट हुई है। नहीं सर, क्या हो रहा है कि जंग तो शुरू नहीं करनी चाहिए थी, और जंग बंद करके भी बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। इसमें मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया कि रोक दिया, जो भी युद्ध नहीं था, जो भी एक झड़प थी उसको रोका, जान माल का नुकसान होने से बजाय। इसमें मैं तारीफ करूंगा। जो सारा एतराज है सर वो ट्रंप की एंट्री से है। और ये जो आप समझिए कि जब 71 में शिमला समझौता किया इंदिरा गांधी ने, तो ये एक ऐसी स्थिति कि उनके 93,000 सैनिक हमारे यहां सरेंडर किए हुए बैठे थे, और वो उस टेबल पे आके बैठने को मजबूर हुए भुट्टो साहब कि ठीक है हम ये तय कर लेते हैं कि अब कोई तीसरा इसमें हमारे उसमें नहीं घुसेगा। ये जो गिव अप किया है, ये एक जो स्थिति बनाई थी बड़ी मुश्किलों से भारत ने, वो एक बड़ा मौका गवा दिया है। और अब शायद पता नहीं कब स्थिति आए कि भारत पाकिस्तान टेबल पर बैठे हैं, पाकिस्तान के कंधे झुके हैं, और वो फिर से इस स्थिति में साइन करने की ठीक है हम किसी भी चाइना या अमेरिका का मध्यस्थता नहीं मानेंगे, हम लोग आपस में ही बात करेंगे। ये सर कितना बड़ा मौका गंवाया मोदी जी ने। मोदी जी ने देखा जाए तो 4 दिन के युद्ध के बाद में जितने भी फायदे थे सारे के सारे गंवा दिए, और अब वो देश की घरेलू राजनीति के अंदर अपनी गोपी कैसे लाल की जाए, घरेलू राजनीति में जो उनकी आलोचना हो रही है, कहीं दबे स्वरों में आलोचना हो रही है, कहीं खोल के जम के आलोचना हो रही है, गाली गलौज तक हो रही है सोशल मीडिया पर, और वही तत्व इनको गाली दे रहे हैं जो तत्व इन्होंने बेलगाम किए थे जी। अपने पिछले 10 साल के शासनकाल में, जो उन्होंने अत्यंत उग्र दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी तत्व सोशल मीडिया पर बेलगाम किए हैं, वही तत्व ने गाली दे रहे हैं। और इनके अपने ही बयान, जैसे अमित शाह का बयान जो उन्होंने संसद में दिया था कि, और जो मोदी के तमाम बयान, मोदी ने पहले कई इस तरह के बयान दे चुके हैं कि भारत अमेरिका की तरफ क्यों देखता है, हमको खुद ही सारे फैसले लेना चाहिए। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब उनकी समझ में आ रहा है कि खुद ही सारे फैसले लेना कितना मुश्किल काम है। और इंदिरा गांधी को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो मोदी तो कहीं उनके आसपास नहीं ठहरते,
इंदिरा गांधी ने निक्सन को ठेंगा दिखा दिया था, इंदिरा गांधी ने निक्सन से मिलने, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। इंदिरा गांधी ने निक्सन को आंख दिखा दी थी, इंदिरा गांधी ने जो 7वां बेड़ा भेजा था उसको ठेंगा दिखा दिया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें ऐसी की जा रही हैं जो उस जमाने की राजनीति से बिल्कुल नावाकिफ होते हुए लफ्फाजी के अंदाज में की जाती हैं बातें, प्रचार के अंदाज में। इंदिरा गांधी ने जो सफलता पाकिस्तान को तोड़कर हासिल की थी बांग्लादेश बनाकर, उसका विश्लेषण बहुत पर्याप्त रूप से सारी दुनिया में हो चुका है। हम सब लोग उन असलियतों और उन परिस्थितियों को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि उस वक्त दुनिया 2 ध्रुवों की थी, एक सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों बराबर की ताकत थे। शीत युद्ध हो रहा था और उसमें से एक ताकत खुलकर हमारे साथ खड़ी हुई थी। खुलकर हमारी सेना के तमाम हथियार, पनडुब्बी, हवाई जहाज वगैरह सारी सप्लाई सोवियत संघ से लगातार आती थी। इसलिए इंदिरा गांधी को ये हिम्मत हो पाई थी कि वो कह सकें कि भाई जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था 7वां बेड़ा आया है, 70वां बेड़ा है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए इस बात को कह पाए थे। दूसरे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था तत्कालीन, वो एक बहुत ही अस्वाभाविक किस्म का राष्ट्र था। दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था जिसके 2 हिस्से एक दूसरे से सैकड़ों मील की दूरी पर हों और उनके बीच में एक दूसरा पूरा महाद्वीपीय देश हो, भारत जैसा। तो वो और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसकी उर्दू थोपने की कोशिश की, वहां की राजनीतिक आजादी का दमन किया, टिक्का खाना जो वहां कत्लेआम किया, उस तरीके से सारी परिस्थितियां इस तरीके की बन गई थी कि वो काम हो सका। वैसी परिस्थितियां आज नहीं है। आज दुनिया एक ध्रुवी है। आज अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चीन उसके बराबर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बराबर आने में अभी दूर है चीन काफी। चीन भी अमेरिका के सामने कई मसलों के ऊपर झुक जाता है या डिप्लोमेसी से काम लेता है। तो ये तो खैर भारत ने बिल्कुल अक्लमंदी की, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उन्होंने 4 दिन की इस ड्रोन और मिसाइल झड़प के बाद में इस बार संघर्ष विराम करना स्वीकार कर लिया। लेकिन ट्रंप ने इसके पूरे जायके को, पूरा मजा किरकिरा कर दिया और एक ऐसी स्थिति बना दी है। मुझे नहीं पता भारत इतना क्यों दबा हुआ है ट्रंप से। भाई भारत ये तो कह ही सकता है कि भाई ये ट्रंप की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करते। भारत ने केवल एक बात कही है जरूर, इस पूरे एक बात, मतलब पूरी बात सही होनी चाहिए। भारत ने एक बात जरूर कही है, जब रूबियो ने जयशंकर को फोन किया तो रूबियो ने ये कहा कि किसी न्यूट्रल प्लेस के ऊपर, किसी न जो भारत हो ना पाकिस्तान हो, हम लोग दोनों की बातचीत कराने के लिए तैयार हैं। तो भारत ने उससे मना कर दिया है कि हम इस तरह की कोई बातचीत नहीं चाहते। वो रूबियो से बातचीत में ही कह दिया हम नहीं चाहते। लेकिन अब ट्रंप तो लगातार आगे बढ़ के श्रेय ले रहे हैं कि वो ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अमेरिका को भी चला रहा हूं, सारी दुनिया को चला रहा हूं, मेरे ही कहने से सब कुछ हो रहा है। और ट्रंप भारत तो खंडन नहीं कर रहा है, ट्रंप को हीरो बनने का मौका मिल रहा है। तो ट्रंप टैरिफ वार में लगातार नाकाम होते जा रहे हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति टैरिफ वार में लगातार व्यक्ति नाकाम होता जा रहा है। चीन के टैरिफ लगाए थे, वो टैरिफ भी घटा दिए हैं। सब सारे टैरिफ जो उन्होंने लगाए थे धीरे धीरे करके सब वापस करने पड़ रहे हैं, कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत पाक संघर्ष ने ट्रंप को मौका दे दिया हीरो बनने का, वरना ट्रंप का टैरिफ वैरिफ के सवाल पर धीरे धीरे मजाक ही उड़ने वाला है और आगे भी मजाक उड़ेगा। नहीं सर, ठीक बात है। मतलब रूबियो साहब को जवाब दिया जयशंकर जी ने कि हम कहीं भी तीसरे उस पर नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या उनका ये जवाब नहीं होना चाहिए था कि साहब हमें आपकी जरूरत ही नहीं, हमें बैठना होगा तो हम लोग आपस में बैठ लेंगे और हम लोग अलग से दूसरा देश खोज लेंगे, नहीं तो वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, आज की डेट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जवाब क्यों नहीं होना चाहिए था उनका? होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसमें अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता तो हो सकता कि ये युद्ध किसी और रास्ते, ये जो झड़प थी किसी और रास्ते चली जाती। देखिए, नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को राय दी कि आप ज्यादा मत इस मामले को खींचिए और खत्म कीजिए इस मामले को और बातचीत का रास्ता खोलिए, क्योंकि ये ज्यादा चल नहीं सकता है उसमें। और इस बात में मुनीर वगैरह भी सहमत हो गए कि भारत के साथ बहुत दिनों तक इस प्रकार की ड्रोन और मिसाइल वाली लड़ाई भी नहीं बहुत दिन तक चल सकती, क्योंकि धीरे धीरे भारत का हाथ उसमें भारी होता चला जा रहा था। क्योंकि जिस दिन ये संघर्ष हुआ, सर यही तो बात है।
हाँ, सर यही तो बात है ना, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान नहीं टिकेगा, और जिस ढंग से मोदी जी ने अचानक से ये खेला किया है, वो किसी गले नहीं उतर रहा कि इसमें अमेरिका की एंट्री क्या जरूरत थी। आपने आपस में बात करके पाकिस्तान को झुका के क्यों नहीं ये समझौता किया? आप अपने टर्म्स पे रहते कि नहीं नहीं आपको करना तो आप पाकिस्तान चल के आए और ऐलान करे कि हम भारत से संधि चाहते हैं। जब उपराष्ट्रपति ने मोदी को फोन किया और रूबियो ने जयशंकर को फोन किया, जेडी वेंस ने जब मोदी को फोन किया, और रूबियो ने जो कि सुरक्षा सलाहकार भी है और विदेश मंत्री भी हैं, जब इनको फोन किया तो भारत ने ये कहा कि ये बात जो है पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए, ये प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए, हम अपनी तरफ से ये प्रस्ताव नहीं रखेंगे, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया। तब फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। जब पहला फोन किया तो भारत के डीजीएमओ ने फोन नहीं उठाया। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ को मतलब हुआ, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूं, वो उसने फोन नहीं उठाया। उसके कुछ घंटे बाद फिर करीब दोपहर के वक्त फोन किया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का टाइम समय तो एक ही सा है। फोन किया, तब भारत के डीजीएमओ जनरल त्यागी ने फोन उठाया, जनरल घई ने फोन उठाया, और फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई, और फिर जनरल घई ने थल सेना अध्यक्ष को, रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को इन सबकी सूचनाएं दी कि पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का प्रस्ताव आया है। उसके बाद वो मीटिंग शुरू हुई जो टीवी लगातार दिखाई गई है। उस मीटिंग में सब रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, राव और आईबी के चीफ बैठे हुए हैं, सीडीएस बैठे हुए हैं, और तीनों सेना अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं। उनके बीच में बातचीत हुई। तब फिर उन लोगों ने उस मीटिंग में सोचा कि हम लोगों को कुछ और भी ज्यादा कुछ बात कहनी चाहिए, इसमें केवल संघर्ष विराम ही नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। तब वो ये बात निकाल के आए कि अगली बार अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। अच्छा, वो एक्ट ऑफ वार मानेंगे, मान तो लेंगे आप एक्ट ऑफ वार, लेकिन उस एक्ट ऑफ वार मानने के नाम पे एक्शन क्या करेंगे आप? ये अभी तक कुछ तय नहीं है। क्या अगर एक्ट ऑफ वार मान के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे? क्या करेंगे आप उसको? ये सब बातें तय नहीं है। ये प्रोटोकॉल तय नहीं है। सब चीजें हवा में लटकी हुई हैं। सब बहुत एडहोकिज्म है, तदर्थवाद है पूरा का पूरा। मोदी जो काम करते हैं उसमें पूरा तदर्थवाद होता है, और उसी तरीके से ये पूरी विदेश नीति और रक्षा नीति चलाई जा रही है। जी, ये सर ये एक पक्ष हो गया, ये युद्ध शुरू हुआ, खत्म हुआ। दूसरा एक पक्ष जो सबसे ज्यादा इस समय लोगों में उत्सुकता है, वो एक है रफाल के गिरने की। लेकिन मैं उस पे आऊं उससे पहले सर एक आखिरी बात इस पे हम लोग समझने की, मोदी जी या भाजपा तो हर चीज को पॉलिटिकल ढंग से देखती है, उसका हर चीज का पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। पिछली बार जब पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई और उसका खूब प्रचार हुआ, और वो ये नैरेटिव बिल्ड करने में वो सफल रहे कि नहीं मोदी जी तो बिल्कुल ही स्ट्रांग और पूरा भारत के जय है। इस बार सर क्या वो नैरेटिव स्थापित हो पा रहा है और भाजपा उसका पॉलिटिकल फायदा ले पाएगी, या इसका फॉलो आउट होगा जो ये जिस ढंग से पूरा खत्म हुआ है, और खास करके बिहार का चुनाव सामने है? देखिए, जो 2019 की जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति आज नहीं है। 2019 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। सोशल मीडिया पे ये जो आज नहीं था, आज पूरा सोशल मीडिया है जो सरकार के किसी भी काम की आलोचना पेश करता है और समांतर तथ्य और समांतर नैरेटिव पेश करता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इसीलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तरह तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, और लगातार अभी भी आगे वो कोशिश जारी रहेगी। कहीं कम्युनिटी स्ट्राइक की जा रही है, कभी यूट्यूब को उसके खिलाफ यूट्यूब के जरिए बंद करवाया जा रहा है। सरकार को कदम भी वापस खींचने पड़े हैं, जैसा कि हम लोग संजय शर्मा के 4 PM के राष्ट्रीय चैनल के बारे में देख सकते हैं। और सरकार के पास कुछ कहने के लिए था नहीं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उससे पहले ही उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। तो आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। दूसरे, जो हिंदुत्व की विचारधारा के भीतर से इस बात के लिए मोदी की आलोचना निकल रही है, केवल इसलिए यही नहीं हम ही लोग आलोचना कर रहे हो, केवल यही नहीं है कि कांग्रेसी अगर संसद का सत्र बुलाया जाता है तो कांग्रेस उसमें अपनी आलोचना रखेगी या विपक्षी दल ऐसा कह रहे हो, वो निकल रही है। जो थल सेना अध्यक्ष के स्तर के जो पूर्व रिटायर्ड अफसर हैं, जनरल VP मलिक हैं, जैसे जनरल नरवाने हैं, इन दोनों ने थोड़े थोड़े दबे स्वर में इस बात को लेकर सरकार की आलोचना की है। जो कंवल सिब्बल हैं, जो JNU के चांसलर हैं और भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना की है।
ब्रह्मचेलानी जो बहुत ही प्रतिष्ठित सुरक्षा सलाहकार है, और उन्होंने इस बात की आलोचना की है। तो बहुत बड़े पैमाने पर मोदी सरकार की आलोचना हुई है। उनमें वो लोग भी हैं जो मोदी सरकार के खुलकर समर्थक रहे हैं लगातार। भाई कंवल सिब्बल को अगर जेएनयू का चांसलर बनाया तो मोदी सरकार ने ही बनाया है चांसलर उनको। तो ये इस बार मामला बिल्कुल दूसरा है। इसमें मोदी जी को पुराने तरीके का 2019 जैसा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो उसमें कामयाब होंगे, इसमें मुझे पूरा शक है। दूसरे, 2019 के चुनाव तक महंगाई और बेरोजगारी का सवाल इतना मुखर नहीं हुआ था। आप तब के महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े देख लीजिए, वो आंकड़े भी, यानी उस चुनाव में जो बातचीत होती थी मतदाताओं से, तो मतदाताओं की निगाह में भी बेरोजगारी और महंगाई का सवाल उस चुनाव के केंद्र में नहीं था। 2019 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में उत्तरोत्तर महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस वगैरह ये सवाल जो हैं वो सामने आते गए हैं, मंच पे आते गए हैं, और दूसरे सवालों से आगे निकल गए हैं। और मोदी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जमा होती गई, जिसका 2024 में हमको असर साफ तौर पर दिखाई पड़ा। अब ये चीजें बहुत अपने शिखर पे हैं, क्योंकि जैसे ही ये पहलगाम और बैसरण घाटी और पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन की झड़प हुई, ये चीजें जैसे ही समय के साथ में पृष्ठभूमि में जाएंगी 1-2 महीने के बाद में, वैसे ही जो सामान्य राजनीतिक चर्चा है, सामान्य राजनीतिक समीक्षा है, अर्थव्यवस्था की जो हालत है, वो सब सामने आती चली जाएगी। दोबारा राजनीतिक विचार विमर्श के ऊपर हावी हो जाएगी। और लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत दूर है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी दूर है, तब तक भी इस बात को टिकाए रखना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ जो है मोदी जी को इस सवाल में मिलने जा रहा है। जी, अब सर एक आखिरी बात जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है एक राफेल गिरने की। जब डीजीएमओज ने संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की, तो उसमें द हिंदू के पत्रकार ने उनसे पूछा भी कि राफेल गिरने की क्या चर्चा है, और जो डीजी एयर ऑपरेशंस थे उन्होंने उसको मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ कॉम्बैट्स। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जब युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो कुछ नुकसान होते हैं, ये इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर जिस ढंग से राफेल की बात को कवरअप किया जा रहा है, और एक और मैं बताऊं, कल रात को जब मोदी जी के भाषण के बाद हम लोगों ने एक लाइव कार्यक्रम किया जिसमें कि अमेरिका से आनंद वर्धन जी और उनके साथ शीतल पी सिंह जी जुड़े। तो चूंकि वो लोग अमेरिका में बैठे हैं और वहां के न्यूज पेपर्स पढ़ रहे हैं, वहां के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे भरे पड़े हैं, वहां पे सिर्फ चर्चा ये है राफेल गिरने की। वहां पे पूरी दुनिया इस बात का चर्चा कर रही है कि राफेल, उसका एक दूसरा लॉजिक है जो लोग बता रहे हैं कि चूंकि चीन की एक मिसाइल आई है कोई, उसको, और एक जो ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने की एक लॉबी होती है, वो चाहती है कि ये दसवां एविएशन के राफेल को बिल्कुल बदनाम किया जाए। और उनका स्टॉक देखिए तो आप गिर रहा है कल से, और अमेरिका अपने युद्ध के सामानों को ज्यादा बेचना चाहता है, और इसलिए वो लोग राफेल को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अगर राफेल गिरा है तो बताने में क्या बुराई है? राफेल गिरा है तो राफेल गिर सकता है, सुखोई गिर सकता है, मिराज गिर सकता है, मिग गिर सकता है। एक तो ये सामान्य बात है कि भाई इसको बता दिया जाए, हाँ ठीक है, 1-2 या जो भी गिरे हैं या नहीं गिरे हैं तो उसको बता दिया जाए। दूसरा सर इसका पक्ष है कि अगर ये पता चलता है कि राफेल गिरा है और इसका डायसेक्शन होता है इस पूरे जहाज का, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि जो चीन का जो सारा सिस्टम है मिसाइलों का, चूंकि हम लोग उतना तकनीकी रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान साथ मिलकर के एक कुछ वहां पे एक चक्रव्यूह टाइप का चीज बनाया जिसमें कि हमारा राफेल घुसा और वो फंस गया वहां पर और वो मार गिराया गया। तो अगर इसका होगा तो इसके स्पेसिफिकेशंस की बात होगी, इसकी प्राइस की बात होगी, और वो सरकार नहीं चाहती है कि ये पिटारा फिर खुले राफेल वाला। ये इसलिए पूरी सरकार, क्योंकि आप देखिए जिस ढंग से सरकार चुप करा रही है, एक स्टोरी करने के लिए दवायर का पोर्टल बंद कर दिया गया। राफेल की स्टोरी की थी उन्होंने, उसको पोर्टल बंद कर दिया गया। खैर अगले दिन वो फिर खोला गया। ये सर क्या लगता है कि राफेल का पिटारा खुलेगा तो बहुत बात दूर तक जाएगी, सिर्फ एक राफेल गिरने की बात नहीं है। देखिए, जहां तक आपने ठीक ही कहा कि हम लोग डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है और तकनीकी जानकारियां हम लोगों के पास नहीं, जानकारियों को हम लोग लिख के भी ला सकते थे अपने श्रोताओं के सामने देने, श्रोताओं को सुनाने के लिए। पर जो भी हो, मेरी मोटे तौर पे जानकारी आपकी बातों से मेल खाती है। चीन ने एक इस तरह का एक सुरक्षा तंत्र विकसित किया है जिसको आप एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं, कि जब भारत के राफेल मिसाइलें लेकर 7 और 8 की रात को पाक अधिकृत कश्मीर और पंजाब में
जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको हिट करने के लिए जब गए, तो उसमें से बताया ऐसा जाता है कि 2 विमान जो थे वो उस रडार पे आ गए और उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो दूसरों के पास नहीं है, उस विमान को एक तरह से जाम कर दिया और उस चक्कर में एक विमान तो क्रैश हो गया, एक विमान क्रैश हो गया और दूसरे विमान के भी क्रैश होने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान का दावा तो यह है कि 2 रफाल क्रैश हुए, 2 रफाल। अच्छा, अब इसमें चीन के पास जो विमान है जो उसने पाकिस्तान को दिए हैं, उनकी आगे की नाक बहुत लंबी होती है। लंबी नाक होने के कारण वो समझ जाते हैं विमान, वो पहले दूसरे विमानों के मुकाबले अधिक जल्दी देख लेते हैं कि रडार कहां पे है, तो उससे बचने की वो कोशिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को एक दूसरा फायदा ये है। अच्छा, अब रफाल जो है वो भारत की वायुसेना की शान है। एक विमान $250 मिलियन का है। अब भारत इतना महंगे विमान उन्होंने खरीदे और अगर इतने महंगे विमान पहली बार इस्तेमाल हुए बाकायदा, और पहली बार इस्तेमाल में ही अगर ये नुकसान हो गया, तो इनकी सारी जो विमान खरीदने के पीछे जो इनकी बुद्धि थी वो सब उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। तो और उस चक्कर में क्या होगा कि अमेरिका से अभी जो F-35 खरीदने जा रहे हैं, जो अभी तक तो घोषित नहीं हुई है, जिसको 50,000 करोड़ डॉलर का सौदा है, वो जो F-35 वो तो और महंगा है वो। हाँ, वो अमेरिका दबाव डाल रहा है, तो वो सब चीजें फंस जाएंगी इनकी। इसलिए ये लोग काफी इस मामले को लेकर घबराए हुए हैं और उसको किसी तरह छुपाना चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय हथियार लॉबी सक्रिय हो गई है, जैसा कि अभी आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। उसके स्वार्थ सक्रिय हैं। चीन भी चाहता है कि इस बात का खूब प्रचार हो कि हमारे वजह से जो है, हमारी टेक्नोलॉजिकल खूबी की वजह से रफाल को गिराया गया। तो ये कई ऐसी ताकतें उसमें सक्रिय हो गई हैं जो भारत सरकार के दायरे से परे हैं, जो भारत सरकार से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं है। जो हथियार लॉबी है वो भारत सरकार से पूछ के थोड़ी ना अपना काम करेगी। चीन भारत सरकार से पूछ के अपना काम नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि भाई रफाल ये सब जो साबित हो गई है बिल्कुल बेकार है, इसलिए F-35 जो इतना महंगा विमान है उसको खरीदने की तरफ भारत जाए। तो बहुत सारे स्वार्थ इसके अंदर जुड़े हुए हैं और भारत सरकार का जो सिटपिटाया हुआ रवैया है, देखिए पूरा रवैया सिटपिटाया हुआ है ट्रंप के मामले पर और रफाल के मामले पर। इन 2 सवालों के मामले में भारत सरकार बिल्कुल सिटपिटाई हुई है, साफ बात नहीं कर रही है। और जैसा कि गालिब का शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वही हालत हो रही है। हाँ, वही हालत इनकी हो रही है। नहीं, क्योंकि सर देखिए, नंबर्स में इंडिया नो डाउट ज्यादा है। अगर कॉम्बैट ऐसे ग्राउंड पे होगा, सेनाएं लड़ेंगे, तो भारत तिगुना है, वो तो मार के गिरा ही देंगे। लेकिन जो हमारी एक एरियल सुप्रीमेसी थी, माना जाता था कि भारत की, और मोदी जी ने पिछले 10 साल में काफी सेना का इस्तेमाल किया है अपने राजनीतिक पर्पस के लिए। सेना को मैं दे रहा हूं, पहली बार हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दी है, हम रफाल लाए हैं, हम ही ने सब किया है, कांग्रेस तो कुछ करती नहीं थी। वो शायद जो बलून बनाया था वो फट गया इसके जरिए। हमारी एरियल सुप्रीमेसी अभी नहीं है। हम लोग चीन के सामने, या जो चीन ने जो तकनीक पाकिस्तान को ट्रांसफर की है, वो चाहे हमारे कूटनीतिक कारण हो या जो भी कारण हो, हम उसमें हमारा कहीं पंचर हो गया है मामला, इसलिए शायद ज्यादा परेशानी है। नहीं, देखिए, विदेश नीति, रक्षा नीति और रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हवा में लटका हुआ है। इन सब चीजों के एक ओवरहॉल की, मतलब पूरी तरह से उसकी उसके जीर्णोद्धार की उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमें 1000 लड़ाकू विमान चाहिए, वरना हमारी वायुसेना जो है वो उसके पास सप्लाई कम हो जाएगी। और अभी इसमें जो टीवी चर्चाएं, उससे भी निकल के आ गया कि हमारा थल सेना का रिक्रूटमेंट, थल सेना में लोगों की भर्ती, उसके अंदर भी बहुत कमी है। हमें इन्हें रक्षा बजट भी बढ़ाना चाहिए, और रक्षा बजट अभी बढ़ाना ही पड़ेगा इन्हें अगर वायुसेना के लिए विमान खरीदने हैं। ये सब जो तेजस वेजस की बात कर रहे हैं, ये तो क्या हुआ तेजस का? कहां है तेजस? वो अभी उड़ाया गया क्या नाम भी आया उसका? कहीं कुछ नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। इनका जो रक्षा उपकरण बनाने के मामले में जो आत्मनिर्भरता का दावा है वो पूरी तरीके से खोखला है और लोगों को भ्रमित करने वाला है। भारत हमेशा से
अपनी रक्षा जरूरतों का एक हिस्सा कानपुर और दूसरी जगहों पर बनी हुई जो आयुध फैक्ट्रियां हैं उसमें बनाता रहा है, लेकिन वो बहुत टेक्नोलॉजी के लिहाज से निचले स्तर की चीजें होती हैं। राइफलें बना रहा है, गोला बारूद बना रहा है, इस प्रकार की चीजें ज्यादा बना रहा है। हाई टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीजें हैं ये सब है ना बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, हमेशा खरीदनी पड़ती हैं और आगे भी खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत के अंदर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम बिल्कुल ना के बराबर होता है, पैसा भी उसमें कम खर्च किया जाता है। तो ये लोग कहां कर पाएंगे इस तरह काम? ये तो केवल प्रचार है, झूठा प्रचार है। जो लोग झूठा प्रचार निगलने के लिए तैयार बैठे हैं उनके सामने ये परोसा जाता है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो उसमें इन सब बातों की पोल खुल जाती है। जी, तो आज के लिए सर इतना ही। बस मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता पाकिस्तान क्यों इसको सेलिब्रेट कर रहा है, वहां क्यों सब सेलिब्रेशन का माहौल है, और हमारे यहाँ क्यों सारे ट्विटर हैंडल पे सरकार के मंत्रियों के सन्नाटा है। और शायद सरकार को चाहिए कि सेना के इस ढंग से इस्तेमाल ना करे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक्चुअल स्थिति एक बार में सामने आ गई है कि आपको अमेरिका को इंटरवीन कराना पड़ा है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी का ये हफ्ता निराशाजनक रहा है, उन्होंने देश को निराश किया है। उनको जो भी था वो निर्णायक करना चाहिए था, अमेरिका की एंट्री बिल्कुल नहीं करानी चाहिए थे। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद हमको देखने के लिए। थैंक यू सो मच।